अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे सानिया 9 मई केस में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के फैसलों के हवाले से। तो नाज़रीन, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने सानिया 9 मई क्लब चौक GOR के गेट पर हमले के मुकदमे में अहम फैसला सुना दिया है। अदालत ने PTI के डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, सरफराज चीमा, महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 13 मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाई गईं और 9 मुल्ज़िमान को बरी किया गया है। अदालत ने दौरान इश्तिहारी करार दिए गए 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पेश करने का भी हुक्म दिया। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट राजा खालिद साहब ने, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया राजा खालिद साहब। अदालत ने सानिया 9 मई के मुकदमे में मुख्तलिफ मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाई हैं। आपके ख्याल में ये फैसला इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को सजाएं हुई, इनके अगेंस्ट इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मौजूद थी, सफिशिएंट एविडेंस मौजूद थी, इनके फुटेज मौजूद थे, इनकी ऑडियो और वीडियो कॉल्स मौजूद थी। तो एक अरसे से ये लोग, इनके कायदीन ये कहते चले आ रहे थे कि हमारे खिलाफ केस ही कोई नहीं, हमारे बंदे नहीं थे, और अगर हमारे बंदे थे, उनके खिलाफ कोई एविडेंस है तो हमें सजाएं क्यों नहीं हुई। और कौम भी ये पूछती थी, और बहुत सारे जो हमारे नक्काद हैं, जो क्रिटिक हैं, जो हमारा मीडिया है बिलखुसूस, उनका भी ये सवाल था कि अगर ये लोग वाकई उसमें मुलविस हैं तो वाई देयर ट्रायल हैज नॉट बीन कंक्लूडेड सो फार। तो एक सबर आजमा ट्रायल के बाद ट्रायल कोर्ट ने टाइम तो लिया, लेकिन एक तवील ट्रायल के बाद जो आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कि अपॉर्चुनिटी ऑफ फेयर ट्रायल टू द एक्यूज, वो उसके तकाजे पूरे करते हुए उन्होंने उन्हें सजाएं दी। तो मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस मौजूद थी। ये कनेक्ट कर पा रहे थे विद द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, देयरफॉर दे हैव बीन प्रॉपर्ली बुक्ड। तो रह गई बात शाह महमूद कुरैशी साहब की। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का मेरे ख्याल में हमने मीडिया में भी देखा, कहीं पे भी उनकी कोई इस तरह की इंस्टिगेशन, उनका कहीं प्लानिंग में शरीक होना और कहीं अपने कारकुनान को प्रोवोक करना और इस हवाले से गाइड करना जी कि आपने जाके तो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जो मिलिट्री की बिल्डिंग्स हैं, उनके आर्सनल्स हैं, उनके जितने अदारे या ऑफिसेज हैं, तो उन पे आप यकदम अटैक कर दें। तो ऐसा हमें नजर नहीं आता। आप देखिए कि ये बड़ी ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी और एक कोऑर्डिनेशन के नतीजे में साइमल्टेनियसली पूरे मुल्क के अंदर अटैक हुआ, आर्मी के अदारों पे, उनके ऑफिसेज पे। और इसका जो खौफनाक पहलू था वो ये था कि हमारे जो दुश्मन बाहर बैठा है वो समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान इतना कमजोर है, इतनी नरमी दिखाई पाकिस्तान ने, या शायद इनकी कोई वीकनेसेस हैं, तो ये आसानी से तरनवाला बन सकते हैं। और शायद यही गलत फहमी मई 2025 में इंडिया को ले डूबी। उसने पाकिस्तान के कुछ जो मसाजिद थी, तालीमी अदारे थे, PTI रहनुमाओं पर, कारकुनान को बगावत और फसादात पर उकसाने का इल्जाम भी है। तो इस नौयत के सियासी मामलात में कानूनी कार्रवाई किस तरह की जाती है? जी देखिए, ये सियासी नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ये इसका सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये जो हम कहते हैं ना कि एक जो पॉलिटिकल लीडर है, जब वो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए किसी को इंस्टिगेट करेगा, प्रोवोक करेगा, सही, तो वो फिर वो सियासत नहीं रहती, वो आप क्रिमिनल बन जाते हैं। आप पॉलिटिशियन से फिर आप क्रिमिनल हो जाते हैं। और आपका जो एक्ट है वो पॉलिटिकल एक्ट नहीं होता। इसे आप पुरअमन प्रोटेस्ट भी नहीं कह सकते। तो आपका जो एक्ट होगा इस तरह की, वो कोई भी करे, कोई XYZ कोई भी करे, इंतहाई शरीफ इंसान भी जब वो करे, तो वो पॉलिटिशियन है, वो ब्यूरोक्रेट है, वो मिलिट्री ऑफिसर है, कोई भी करेगा तो वो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द क्रिमिनल ऑफेंस, और उसके अंदर उसे सजा होगी। इसका सियासत के साथ ताल्लुक नहीं है। सियासत तो ये कहती है कि आप पुरअमन प्रोटेस्ट करें, आप ठीक है अपनी आवाज पहुंचाएं जो अदारे हैं उन तक, आप अपने कारकुनान की तरबियत करें। देखें, इससे पहले ये कोई पहला वाक़या नहीं था कि एक जो पॉलिटिकल लीडर थे या पार्टी के हेड थे उन्हें अरेस्ट किया गया। पाकिस्तान की तारीख में अगर आप देखें तो राइट फ्रॉम 1951 एक नहीं कई बड़ी शख्सियात को पाकिस्तान में सजाएं हुई,
उन्हें डिस्क्वालीफाई करार दिया गया। आपके सामने जो वजीर आजम थे पाकिस्तान के, मशरकी पाकिस्तान के साथ जिनका ताल्लुक था, सोहरवर्दी साहब, वो डिस्क्वालीफाई भी हुए, जेल भी काटी। वो वली बिल्कुल खान ठीक है। ओके, आपका और मौक़िफ़ जो है ना वाज़े हो चुका है। बहुत शुक्रिया। एडवोकेट राजा खालिद हमारे साथ मौजूद थे, हम मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ेंगे, आपको बताएंगे अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी माहिरीन की ताज़ा रिपोर्ट ने ख़ित्ते की कशीदगी के असल ज़िम्मेदार को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर शमूलियत के कोई काबिल एतबार शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा और महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ बनाने की कोशिश करता रहा। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने इस वाक़े की आज़ाद, शफाफ और बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया जो इसके ज़िम्मेदाराना और असूली मौक़िफ़ की वाज़ेह निशानदेही है। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी माहिरीन ने भारतीय इल्ज़ाम तराशी को गैर संजीदा, गैर ज़िम्मेदाराना और ख़ित्ते के अमन के ख़िलाफ़ करार दे दिया है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा इंकशाफ भारत की तरफ से 7 मई 2025 को पाकिस्तान की हदूद में किया गया ऑपरेशन सिंदूर से है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने खुले लफ्ज़ों में गैर कानूनी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी करार दे दिए। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एयर कोमोडोर रिटायर्ड चिश्ती साहब ने, दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं। खालिद साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भी अब ये बात वाज़े कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी फ़ौजी कार्रवाई भारत को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हक नहीं देती। भारतीय कार्रवाई को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी करार दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शुक्रिया शहबानो, आपने इनवाइट किया। देखिए, बिल्कुल ये तो दुनिया आहिस्ता आहिस्ता मानना हो गई है और आइंदा दिनों में और ज्यादा इंडिया के लिए एम्बैरेसमेंट इसलिए होगी कि जब हम मई के महीने से कहते आ रहे हैं कि ये अनप्रोवोक्ड एग्रेशन थी एक सॉवरेन मुल्क के खिलाफ। ये कैसे हो सकता है कि आप किसी मुल्क को कहें कि हमने चंद दहशतगर्दों को आपके अंदर टारगेट करना था और आप कुछ ना करें? ये कौन से असूल होते हैं दुनिया के? आप अफ्रीका का कोई छोटा मुल्क भी ले लें, आप उसकी भी पेनिट्रेट करेंगे अगर हवा से या जमीन से या समंदरों से, तो वो भी रिटेलिएट करने का हक रखता है। और पाकिस्तान जैसी कौम जो है और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, पाकिस्तान की जो फिजाइया है वो पिछले 40 सालों से या कॉम्बैट हाईएस्ट रेडीनेस भी होती है या रेडीनेस भी होती है। हम रिलैक्स मोड में पाक फिजाइया कभी भी नहीं गई और सारे का सारा इनिशिएटिव हिंदुस्तान के पास था ऑफेंस लॉन्च करने का। टाइमिंग उन्होंने अपनी मर्जी के चुने, जगह उन्होंने अपनी मर्जी की चुनी, रात 12:30 का वक्त उन्होंने अपनी मर्जी, इंटेंसिटी उन्होंने चुनी कि 85 जहाज जाकर पाकिस्तान पर हमलावर होंगे। इसके बावजूद जो पाक फिजाइया ने रिटेलिएट किया टाइमली, आधे घंटे के अंदर उनके 8 जहाज तबाह कर दिए, तो ये हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। ये तो हमने खुद पनिशमेंट किया, उसी वक्त किया। कोई यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का नहीं इंतजार किया, कोई अक़वाम मुत्तहिदा को नहीं जगाया रात को जाकर, कोई OIC का इजलास नहीं बुलाया ताकि हम कंडेम कर सके। हमने उससे ज्यादा पनिशमेंट देकर एक कॉस्ट इम्पोज की, अल्हम्दुलिल्लाह, जो तारीख का हिस्सा है। अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया हमारी तरफ आएगी और मैं बहुत महीनों से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को चाहिए कि जितना जल्दी सेफ एग्जिट करें, ग्रेसफुल प्लान कर लें। जितना वो डिले कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है या कल एरो मैगजीन ने जो प्रिंट किया है और बहुत सारी और दुनिया की जो न्यूट्रल बॉडीज हैं वो मानना शुरू हो गई हैं कि इंडिया ने ना सिर्फ ज्यादती की, पाकिस्तान अपना हक रखता था और जो जवाब दिया, जिसको हम नहीं कह रहे, प्रेसिडेंट ट्रम्प कह चुके हैं कि 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट, वो हम नहीं कह रहे, वो उनकी एम्बैरेसमेंट बढ़ती जाएगी। और मैं हमेशा से, जब से ये वाकया हुआ है, 6 महीनों से ये अर्ज करता आ रहा हूँ कि हिंदुस्तान को मेरा मशवरा ये है कि एग्जिट प्लान कर लें। एग्जिट का मतलब ये है कि इसको क्लोज करें और माने कि गलतियां हुई हैं हमारे से, ताकि दुनिया आगे चले। बिल्कुल सही है। अब खालिद साहब, भारत ने ना सलामती काउंसिल को आर्टिकल 51 के तहत बर वक्त इतला दी, ना आलमी तरीक़ाकार अपनाया, बल्कि एकतरफा ताकत के इस्तेमाल से शहरी इलाकों, मसाजिद और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। अक़वाम मुत्तहिदा के पास क्या ऑप्शन है कि वो भारत से इसका अजाला ले? देखिए शहरबानो, ये दुनिया अभी इतनी सेन या इतनी मोतबर नहीं हुई कि एक मुल्क ज्यादती करे, और यूनाइटेड नेशन तो बिल्कुल ही ऐसी बॉडी अब नहीं रह गया पिछले कई सालों से कि वो आपसे कोई रिकवरी करके कोई एम्बैरेसमेंट करे, कोई माफीनामा करवा दे या फाइनेंशियल कंपनसेशन करवा दे। वो नहीं हो गया। अब इस दुनिया के जो 8 बिलियन लोग इस ग्लोब पर रहते हैं वही आपके जज और ज्यूरी, सब कुछ वही है। और आप जैसा मीडिया है जो एक्सपोज करता है, जो इनोसेंट लोगों की जान गई है, उनका यही बदला काफी है कि जो सेन आवाजें होती हैं, जो मोतबर आवाजें होती हैं, मोतबर मैगजीन है, डिजिटल प्रिंट है, मीडिया है, सैटेलाइट चैनल्स हैं, वो सब के सब इंडिया को कॉर्नर किए हुए हैं। हमने तो नहीं कहा अमेरिका के प्रेसिडेंट को कि आप 60 दफा कहा करें कि 8 दफा 8 जहाज मारे हैं। हमने तो नहीं कहा एरो मैगजीन को कि छाप दें हमारे हक में। हमने तो नहीं अक़वाम मुत्तहिदा को कि हमारे हक में। हमने अपना हिसाब बराबर उसी रात कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता आएगी। ये तो हिंदुस्तान को सोचना है कि उन्होंने नदामत का सामना करते रहना है आने वाले महीनों सालों में, डिनायल मोड में रह के,
या ये एक्सेप्ट करके कि उनकी एयरफोर्स से और आर्म फोर्सेस से पॉलिसी की गलतियां हुई हैं, प्लानिंग में गलतियां हुई हैं और परफॉर्मेंस की गलतियां हुई हैं। ठीक है। खालिद साहब, सिंतास मुआहदे के हवाले से भी ये वाज़ेह तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया है कि दो मुल्क जो हैं वो दोनों की जानिब से इस मुआहदे को ख़त्म किया जा सकता है, कोई एक मुल्क अपनी जानिब से ये मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता। भारत ने ख़ुद से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और उस पर भी एक दोबारा से जगहसाई हुई है, शर्मिंदा हो चुका है। जो पूरी दुनिया कह रही है कि ये भारत की जानिब से जो इक़दाम किया गया है इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ इक़दाम किया गया है। भारत के इस तरह के यकतरफ़ा इक़दामात जो हैं वो ख़ित्ते में कितना ख़तरनाक तसादुम पैदा कर सकते हैं? देखिए शहरबानो, ये जब मिलिट्री टू मिलिट्री फाइट होती है ना, वो उन चंद हजार या चंद लाख लोगों तक महदूद रहती है जो कन्फ्रंट कर रहे होते हैं बॉर्डर पर, हवा में या समंदरों में मुकाबला कर रहे होते हैं। जब आप किसी मुल्क का पानी रोकने जैसी एग्रेशन करते हैं तो आप हमारे 24 करोड़ लोगों को चैलेंज कर रहे हैं और उनकी लिविंग को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये तो हमने पहले भी कहा था और मैं दोबारा ये श्योर करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैपेबिलिटी भी है, हम इतनी डिस्ट्रक्शन कर पाएंगे। जब भी इस कौम ने कहा अब कि बैलेंस करें और न्यूट्रलाइज करें या उस फैक्ट को नलिफाई करें जो हिंदुस्तान हमारे खिलाफ पानी रोक कर, अगर वो इसमें समझता है कि ये चैंपियनशिप है और इस हद तक वो, जिसको मैं कह रहा हूँ, उतर कर अगर वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की हिम्मत या पाकिस्तान का जो रिजॉल्व लोगों का है और मुसल्लह अफवाज का, उसको चैलेंज कर पाएंगे तो बहुत भूल है। और जितनी जल्दी रिकवर पिछले एपिसोड से कर लें तब भी ठीक है, और जितना जल्दी ये रियलाइज कर लें कि पानी रोक कर आप ना तो कर सकेंगे, ये तो आपकी हिम्मत ही नहीं है, ये तो हमारी हिम्मत है कि कब तक हम बर्दाश्त करें इस तरह की आपकी नाइंसाफी। ये तो हमारी हौसला है कि हम बर्दाश्त करें और अपनी कौम को तसल्ली दें और एक उम्मीद रखें कि कोई गुड सेंस प्रिवेल करेगी। लेकिन कभी भी ऐसा हुआ जब ये हमारी मुसल्लह अफवाज को टास्क किया गया, स्पेशली मैं पाक फ़िज़ाइया की तरफ से, तो आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम इधर पानी का भी बैलेंस रिस्टोर अपनी फेवर में करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बार फिर जंग के दहाने पर पहुंच गए हैं। जंग के बादल मंडला रहे हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा कहना है कि पाकिस्तान ने नेक नियति के साथ जंग बंदी की, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से इस जंग बंदी की पासदारी नहीं की गई। सरहद पार से हमले जारी रहे और यूं जंग बंदी की मुसलसल खिलाफवर्जियों के बाद अब जंग बंदी बरकरार नहीं रह सकती। अगर अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी की बात की जाए तो रवां साल पाकिस्तान पर 600 से ज़ायद हमले किए गए, जिनमें ज़्यादातर हमला आवर जो थे वो अफगान शहरी थे। ये सूरत हाल अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान क़यादत की कमज़ोर गिरफ्त को ज़ाहिर करती है, क्योंकि उनके अपने अहकामात मुल्क भर में मौसर अंदाज में नहीं किए जा रहे। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी अमूर के ज़ाहिर शाह शिराजी साहब। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ताज़ा रिपोर्ट में अफगानिस्तान को दहशतगर्द गिरोहों का गढ़ करार दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से तो वाज़े तौर पर कहा जा रहा था कि अफगान सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है और ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो स्टांस था, या पाकिस्तान जो बार बार आलमी बरादरी और जो पड़ोसी ममालिक थे उनको याद दहानी करवाता रहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस वक्त एक बहुत बड़ा मरकज बन चुकी है, बल्कि सेफ हेवन है दहशतगर्द तंजीमों की। और अब अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट नहीं बल्कि जो 2 दिन पहले रिपोर्ट आई उसमें तो बाकायदा वाज़ेह कर दिया गया है कि अलकायदा तकरीबन 16-17 शहरों के ऊपर काबिज है। इसके अलावा जो IS खुरासान है उसके बड़े सीनियर कमांडर हैं सनाउल्लाह जो है वो वहाँ पे बाकायदा तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार दहशतगर्दों को लीड कर रहे हैं। 6 से 7 हज़ार करदम TTP के दहशतगर्द मौजूद हैं। तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अफगानिस्तान के जो अफगान तालिबान रजीम है वो दुनिया को एक गलत नैरेटिव के ऊपर लगाती रही और हमेशा से उन्होंने इस मामले को पाकिस्तान का अंदरूनी हिस्सा करार दिया। अब आप देखें, न सिर्फ अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बल्कि दूसरे तमाम ममालिक ने भी इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो भरमी का इज़हार किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को रोका जाए। इवन आप देखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अमेरिका ने तो बाकायदा मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान के तालिबान रजीम को प्रेशराइज किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अफगान तालिबान इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन ले नहीं रहे, लेना नहीं चाहते, या उनकी कैपेसिटी नहीं है? देखिए मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की जा रही हैं, लेकिन आप इस वक्त अगर देखें तो मुल्ला हैबतुल्लाह जो अफगान तालिबान के अमीर हैं, उनकी आइडियोलॉजी में और अलकायदा की आइडियोलॉजी में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगी। एक ही तरह के हैं और उनका मकसद एक ही है कि वो एक ग्लोबल जहाद की बात करते हैं। लिहाजा जिस तरीके से टेररिज्म और रेडिकलाइज्ड इस्लाम एक्सपोर्ट किया जा रहा है तमाम दुनिया के अंदर, वो हमने देख लिया कि पाकिस्तान को वो एक गैर इस्लामी मुल्क करार दे रहे हैं और वहां पे जहाद को जायज भी करार दे रहे हैं। बहुत सारे फाइटर्स ऐसे हैं।
सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के ऊपर ताजिकिस्तान पे हमला हुआ, चाइनीज को मारा गया। फिर आपने देखा अमेरिका में वाशिंगटन डीसी के अंदर ये मामला हुआ। मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान की सरजमीन एक टाइप ऑफ इकोसिस्टम बन गई है, जहाँ पे बाकायदा दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं। ना सिर्फ उनकी पैट्रोनाइजेशन हो रही है, बल्कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी जारी है, उनको टेक्निकल सपोर्ट भी जारी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो अफगान तालिबान नॉन स्टेट एक्टर्स की शक्ल में मुसल्लत है अफगान कौम के ऊपर, वो इन नॉन स्टेट एक्टर्स को बाकायदा पैट्रोनाइज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये अब दुनिया को वाजे हो चुका है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान का मामला अब नहीं है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स परेशान है, ईरान परेशान है, रशिया परेशान है, चाइना इससे ज्यादा परेशान है क्योंकि चाइनीज मिलिटेंट यहाँ मौजूद है। ETIM जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के मिलिटेंट्स हैं वो यहाँ मौजूद है। तो अब आया कौन सा ऐसा सबूत चाहिए अफगान तालिबान को कि वो इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ एक्शन ले, कार्रवाई करे। और हो सकता है कि वो जो वाजे शराजी साहब चीजें नजर आ रही हैं खुद ही वो करना नहीं चाह रहे, और वो चाह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जियाकार है। ब्रिगेड साहब बहुत शुक्रिया। कहिएगा, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से वाज़े तौर पर अब कह दिया गया है कि जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की वजह से अब जंगबंदी बरकरार नहीं रह रही, तो क्या पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का जंग का खदशा नजर आ रहा है आपको? असल में जंगबंदी तो आपने देखा कि जब मुज़ाकरात दोहा में हो रहे थे, या उसके बाद दूसरा जो टर्किया में हुआ, तो जिस दिन वो दो मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ था उसी दिन सुबह चमन के ऊपर इंडिया अपना अफगानिस्तान की जो फोर्सेस थे उन्होंने अटैक कर दिया था और पाकिस्तान ने फिर उसको रिटेलिएट किया था। और उस दिन से लेके आज तक देख लें, रोजाना जो है वो, कल भी स्पिन बॉम्ब में परसों रात को एक तश्कील थी उनकी जो डिटेक्ट की गई, को उसमें उसके अंदर को 22 आदमी थे जिसमें उनको टारगेट किया गया, तो अपना 15 लोग हैं, 15 दहशतगर्द है, उनको मारा गया। इसी तरह मुख्तलिफ, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी ईरान के अंदर इन्होंने दहशतगर्दों ने दाखिल होने की कोशिश की, तो ईरान ने वो फरा प्रोविंस के अंदर वहां पर उनको टारगेट किया, बॉर्डर के ऊपर मारा। और उसके साथ साथ अब जितने खुद के बमबार हमले पाकिस्तान के हुए वो जंगबंदी के दौरान ही हुए। तो मेरा तो ख्याल ये कि जंगबंदी जो है वो बहुत पहले टूट चुकी थी, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर हमला होना ही जंगबंदी नहीं होता। अगर अफगानिस्तान की तरफ से कांस्टेंट इंट्रूशन हो रही है और उसके अंदर वो लोग आ रहे हैं जो अफगान नेशनल है, बल्कि 2 इंसिडेंट ऐसे हैं जहाँ पे अफगानिस्तान फौज के लोगों के आइडेंटिटी कार्ड जो है वो आइडेंटिफाई हुए, और 2 लोग थे उनके आइडेंटिटी कार्ड जो थे वो वजारत दफा से ताल्लुक रखते थे। तो ये चीजें जो है, ये अफगानिस्तान के अंदर जो मुनाफिकीन का गिरोह बैठा हुआ है, जो मेरा ख्याल जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं, बुनियादी तौर पर तो वो जो लोग बैठे हैं, जितने उनके मिनिस्टर उठा के देख ले, उनके वहबतुल्लाह को उठा के देख ले, ये सारे नार्को स्मगलर है, ये नार्कोटिक्स के स्मगलर है। और नार्कोटिक्स के स्मगलर जो है ये अपना भत्ता लेते हैं। जब ये तिरा में आते हैं तो तिरा में लोग क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ से हमसे जजिया मांगते हैं, वहाँ से कॉफी की फसल काटते हैं, वहाँ पे चर्च की फसल काटते हैं, आइस वहाँ पे पैदा होती है। तो ये लीडरशिप तो नहीं है ना, तो जिसको ना दुनिया का परवाह हो। और दुनिया क्या कह रही है, अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, दुनिया की परवाह तो वाज़े तौर पर नजर आ रही है कि उनको नहीं। अब तो पूरी दुनिया बोलना शुरू हो गई कि आपकी सरजमीन जो है वो अफगानिस्तान दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। शराजी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। पाकिस्तान की आलमी सतह पर मौक़िफ़ की तईद के बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से जिम्मेदारी ना उठाने की क्या वजूहत है, और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी किस किस्म के इक़दाम कर रही है? मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बशमूल अमेरिका और उसके जो सो कॉल्ड इत्तेहादी थे वॉर ऑन टेरर में, उनको रियलाइज करना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर जो खतरा है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि तमाम खित्ते को डिस्टेबलाइज करेगा। तीसरी बार हमने देखा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने डिच किया अफगानिस्तान को, और ये तमाम का तमाम अजाब हमारे ज़िम्मे छोड़ा। $7.2 बिलियन से जायद का असला आपने छोड़ा, उसके अंदर 160 से जायद जंगी जहाज है, हेलीकॉप्टर्स हैं, नाइट विजन गॉगल्स हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट है, बारूद है, ये तमाम का तमाम ओपनली अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप देखें तकरीबन 20 से जायद दहशतगर्द तंजीमों के दहशतगर्द जो फारिग बैठे हैं, जिनको आप ऑन रेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। और यही हो रहा है, जो हॉस्टाइल एजेंसीज है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी टॉप के ऊपर रहा है वो इस वक्त जो प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर लड़ रही है, मेरे ख्याल में वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इसके अंदर आप देखें वॉर ऑफ नैरेटिव चल रहा है
आपके खिलाफ एक आबी जंग जो है ना वो अफगानिस्तान से जो है ना वो लड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर बिल्कुल आप देखें बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न ममालिक भी इस तमाम मामले के अंदर शामिल हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि सी पैक या BRI प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो। फिर आप देखें रा और मुसाद का जो नेटवर्क है वो बड़ा इफेक्टिवली हमारे खिलाफ वेस्टर्न बॉर्डर से जो है वो हर किस्म के जारियत का जो है मुजाहरा कर रहा है, बल्कि सपोर्ट कर रहा है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बड़ा सक्सेसफुली न सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, बल्कि आप देखें तीनों जो बड़ी ताकतें हैं, चाइना, रशिया और अमेरिका, वो पाकिस्तान के साथ एक पेज पे है। मेरे ख्याल में काफी हद तक हमने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है। अब अगर अफगानिस्तान इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास मॉरल ग्राउंड भी है, स्ट्रेटेजिक ग्राउंड भी है, और पाकिस्तान की जो हम कह सकते हैं प्ली है उसे तमाम दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। तो आप समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अमेरिका, बरतानिया जब किसी को दहशतगर्द ग्रुप करार देता है तो क्या आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे या नहीं? मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को जितना रिस्ट्रेन शो किया, बल्कि इस वक्त चाइना, रशिया और सेंट्रल बिल्कुल वक्त आ चुका है पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर अपना पैगाम जो है दोबारा इंटरनेशनल जो इदारे हैं उन तक पहुंचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ताहिर शाह शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बांग्लादेश इस वक्त शदीद सियासी हलचल और अवामी गुस्से की लपेट में है, जहाँ भारत की मुबैना मुदाखलत और दिहाइयों पर मुहित दबाव के खिलाफ अवामी रद्दअमल खुलकर सामने आ गया है। ढाका में तलबा रहनुमा उस्मान हादी के कातिलाना हमले में जाँ बहक होने के बाद मुल्क भर में एहतजाज की लहर दौड़ गई और बांग्लादेशी अवाम ने बराह रास्त भारत को इस बहरान और अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराया। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान पार्टी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दोबारा से बांग्लादेश के अंदर भारतीय जो असर रसूख है, दहशतगर्दी है, वो सामने आना शुरू हो गई है और अवाम की जानिब से एहतजाज की कॉल दे दी गई है। आप क्या समझते हैं ये सारा मामला किस जानिब जाएगा, और अभी तो इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें कितने मामला ख़राब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बांग्लादेश के हालात जो हैं वो दिन ब दिन खराबी की तरफ जा रहे हैं, और उसकी वजह उनके अंदरूनी मामलात नहीं है बल्कि भारत की बैरूनी मुदाखलत है, जो कि बड़ी वाज़ेह और अपने आप को डूबते हुए देखते हुए भारत के तमाम जो अरमान थे उनका जनाजा निकलते हुए, जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी उसका जो है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं खटिया खड़ा होना, और फिर उनकी जिस तरीके से डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर, दिफाई सतह के ऊपर, सियासी सतह के ऊपर और मेरे ख़्याल में स्ट्रेटेजिक सतह के ऊपर जो भारत की बेइज़्ज़ती हुई है बांग्लादेश में, वो शायद भारत जो है उसको हज़म नहीं कर पा रहा। अब जो पहले चंद हफ्तों पहले जो धमाके हुए थे बांग्लादेश के अंदर ढाका में, उसके पीछे भी जो तहकीकात की जो अभी आई हैं इब्तदाई रिपोर्ट्स, उसके अंदर भारत मुलव्विस है। दूसरी जानिब जो है वो असल में रॉ का एक किस्म का एक ब्रांच ऑफिस ही बना हुआ था। एक सब सेक्टर जो था वो बांग्लादेश था हसीना वाजिद के दौर में, क्योंकि हसीना वाजिद ने तो भारत की प्रॉक्सी बना के खड़ा कर दिया था। यही वजह थी कि हसीना वाजिद को जो है वो अवाम के अंदर वो गैर मकबूल हुई, और लोगों ने जो है ये मुस्तरद कर दिया कि वो भारत के ज़ेर साया और एक सेकेंडरी रियासत बनकर वो नहीं रह सकते। क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जब तहरीक शुरू हुई तो बंगाल और कश्मीर से शुरू हुई, और ये इन्होंने इसीलिए किया था कि ये भारत के तसल्लुत, भारत की मजहबी जो ज़बरदस्ती है उसको ये डिनाई करते थे, और ये एक आज़ाद रियासत चाहते थे जो मुसलमानों की कायम शुदा हो, जिसके अंदर अपनी मर्जी का जो है वो कानून और अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के साथ पहले 24 साल गुजरे, लेकिन उससे पहले मुक्ति भानी शुरू हो गई, और मुक्ति भानी के अंदर अगरतला साजिश से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। फिर अगरतला साजिश केस जो है वो चलता रहा, और फिर जो भी हुआ पाकिस्तान का वो एक तल्ख़ तजुर्बा है। बांग्लादेश जो है वो बना लिया गया, लेकिन शेख मुजीब जिन्होंने बांग्लादेश बनाया था अवाम के सामने जल्द एक्सपोज हो गए, और लोगों ने कहा कि हम तो भारत से आज़ाद होके आए थे, हमें तो ये भारत के ज़ेर साया दोबारा ला के खड़ा कर दिया। शेख मुजीब और उसकी फैमिली को जो है वो धान मंडी में उसके घर में कत्ल कर दिया गया,
उसके बाद ये हुआ कि ये सिलसिला चलता रहा, बांग्लादेश मुश्किलात का शिकार रहा, लेकिन इस सब के बावजूद जो है फिर उसके बाद खालिदा ज़िया साहिबा की हुकूमत आ गई, दीगर की हुकूमत आ गई, जनरल रहमान की हुकूमत आ गई, वो सारे जो है वो अच्छे मामलात चलते रहे। लेकिन फिर जब देखा कि दोबारा शेख हसीना जो है भारत के कंधों पे खड़े होके जब वो बांग्लादेश लैंड की और उसके बाद जो है उन्होंने जिस तरीके से बांग्लादेश को एक जो है कठपुतली हुकूमत बना दिया भारत की, वो बात लोगों को काबिल कबूल नहीं थी। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई, उसके अंदर पता चला कि 1400 बच्चों को जो कत्लेआम किया गया शेख हसीना के हुक्म के ऊपर, वो जो थी रिपोर्ट जो है वो मेरे ख्याल में एक फंदा बन गई शेख हसीना के गले में, और अवाम में गैर मकबूलियत उसकी दिन ब दिन बढ़ने लगी और उसकी पार्टी जो थी उसको लोगों ने आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया और मुस्तरद कर दिया। और ये जो मूवमेंट है, ये इसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की आज़ादी, खुद मुख्तारी और उनकी सालमियत का मामला है। वहाँ की जो जनरेशन ज़ी है, जो नई जवान नस्ल है, वो चाहती नहीं है किसी सूरत भारत को, एक आंख नहीं देखना चाहते। लेकिन भारत जो है वो अपने तमाम डूबती हुई इन्वेस्टमेंट को देख के भौंतरा गया है, बौखला गया है, और अब एक मासूम स्टूडेंट लीडर को कत्ल करने के बाद भारत के हाथ खून में रंगे हुए हैं। बड़े वाजे जो उसके सबूत और शवाहिद सामने आ गए हैं, टेलीफोन रिकॉर्ड सामने मौजूद हैं। बांग्लादेश के अवाम ने सिफारती सतह पर भी एहतजाज किया है, जैसे भारतीय सिफारत खाने के वीज़ा सेंटर को बंद कर दिया। इससे क्या पैगाम मिलता है कि नौजवानों की उभरती हुई ताकत और एतमाद खित्ते में सियासी और समाजी तब्दीली के लिए किस हद तक मौसर? जी, ये बड़ा अहम है। मैं इससे ब्रेकिंग न्यूज़ से पहले यही गुजारिश कर रहा था कि अवाम जो है उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। असल में मसला ये है, अवाम जो है वो भारती तसल्लुत को कबूल नहीं करती, भारत की प्रॉक्सीज़ को कबूल नहीं करती, लेकिन ये सारा हाथ से खेल निकलते हुए देख नहीं सकती और वो दहशतगर्दी पे तुल गई है। और अवाम को ये बात पता चल गई है, नौजवान नस्ल का ये जो धरना और ये जो उनका एहतजाज है, ये ख़त्म नहीं होने वाला। अगर किसी का ख्याल है कि ये ख़त्म हो जाएगा तो ये ख़त्म नहीं होगा। दूसरी जानिब जो है वो इलेक्शन सर के ऊपर हैं 2026 के जो है वो फरवरी के अंदर, और ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको मालूम है कि अवामी सतह के ऊपर अगर पज़ीराई मिल गई एंटी इंडियन सेंटिमेंट को, तो भारत का तो लुटिया ही जो है वो डूब जाएगी, जो कि इंशाल्लाह डूबनी है। अब इस सारे को कभी वो पाकिस्तान से रंग देते हैं, कभी वो इस्लामाइजेशन की बात करते हैं। असल में ये बांग्लादेश की आज़ादी और खुद मुख्तारी का है। और ये वाज़ेह तौर पर हो चुका है कि नौजवानों ने पहले भी इनकलाब जो है भारत की मुदाखलत की वजह से। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। टोरंटन मार्केट में माल लाने वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग न होने से ड्राइवर हजरात मुश्किलात का शिकार है। इसी पर हमारे रिपोर्टर शाहमा आलम खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर टोरंटन मार्केट में। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इस वक्त यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है वो इस वक्त उन हज़रात ट्रक ड्राइवर हज़रात को आ रहा है जो माल लेकर मुख्तलिफ शहरों से यहाँ आते हैं। उनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस बेजा हम पे सख्ती कर रही है और बहुत महंगे महंगे चालान कर रही है। इस मार्केट का विजिट करवाते हैं, ये भी दिखाएंगे कि ये इसका जो इफ्तिताह है अभी तकरीबन 3 या 4 माह पहले हुआ है, लेकिन टूट फूट का शिकार होना शुरू हो गई है। सुने, मुल्तान से गाड़ी चली है, खानेवाल चलान हो गया, खानेवाल से आगे आ गई है मियाँ चन्नू या चीचा वतनी, वो कह रहे हैं पिछली बीट गुजर गई है, अगली बीट में चलान करवाओ। फिर आगे गाड़ी आ गई है साहिवाल जी, खानेवाल की बीट गुजर गई है, साहिवाल का चलान कराओ। मेरे पास सबूत मौजूद है। तो एक दिन में 6-6, 7-7 चलान तो हाईवे वाले कर रहे हैं। ये तो लाहौर के लद है ना। सब तो पहले ट्रैफिक वाले तंग कर रहे हैं, अंदर पार्किंग च चलान कर जाते हैं, गड्डियां ना हो जाए कहते कटा। साड़ा काम है जो तकरीबन सर्दी आ गई 10-11 बजे तो पहले गड्डी खाली नहीं होंगे। बाकी जो काम है तुहाडे सामने ही होया है, 6 महीने नहीं होए थे सारा टुटन भजन लग भी पिया। और कितने कितने हज़ार रुपए का चलान कर रहे हैं? 10-10 हज़ार रुपये का चलान करते हैं, 10,000, 15,000, 20,000। देखिए मुर्गी है, एकदम से तो उतर नहीं सकती है जगह। ये देखिए मार्केट की कितनी जगह, आप दिखाएं ना ज़रा, ये जगह सारी जगह मार्केट की है ना। अब इधर तो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है, रोड नहीं चल रहा, कोई ट्रैफिक नहीं चल रही है। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सरासर ज्यादती हो रही है। पार्किंग के अंदर गाड़ियाँ खड़ी होती है, वार्डन वाले आके FIR पर्चे 10-10, 15-15 हज़ार रुपये के चलान करते हैं, बात नहीं सुनते हैं, कहते हैं जी यहाँ FIR यहाँ चलान, इसके अलावा बात कोई नहीं है। डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मार्केट की पार्किंग है, रोड ब्लॉक नहीं है। 3-4 महीने में काम हुए हुए, तो 3-4 महीने के अंदर ही
काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपने टूट फूट हो चुकी हुई हैं। और दूसरा ये है कि पूरे लाहौर में इंतहा कर दी ये ट्रैफिक वालों ने ना जीना नाम कर दिया हुआ है। चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे गाड़ी है, कारोबार नहीं करने दे रहे। 10,000 चलान, 20,000 का चलान, 15,000 का चलान इन्होंने अपना किया हुआ है। कारोबार करना हमारे लिए मुश्किल बनती जा रही दिन ब दिन। पासिंग की फीस लहदा, चलान लहदा, ये वो ऐसे एक्सीटर मारते ले जी धुआं निकल गया। कौन सी डीजल गाड़ी है जो धुआं नहीं मारती? इधर 1.5 करोड़ की गली है, वो भी धुआं निकालेगी। जी, यहाँ पर जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला देखने में आ रहा है वो ट्रैफिक पुलिस का रवैया आ रहा है। दुकानदार हजरात का कहना है कि अगर कोई चिंची या मोटरसाइकिल रिक्शा पर सामान लेकर आता है तो उसको भी 5,000 का चालान करते हैं, जबकि अगर मिनी वैन या ट्रक आता है तो उसको 10,000 से लेकर 15 और 20,000 रुपए तक का चालान किया जाता है। इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ बताता चलूँ, इस मार्केट की रेनोवेशन जो तकरीबन 3 या 4 माह पहले हुए थे, ये मार्केट अब टूट फूट का शिकार है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ शाहबा आलम खान, सुनो न्यूज़, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। प्रोग्राम समय दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।